जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इरावट के यूट्यूब चैनल में। आज की इस श्रृंखला के अंतर्गत ग्रामीण परिवेश में हम डे 5 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका विषय उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या है। इसके ऑप्शन देखेंगे, ए 300, बी 350, सी 400, डी 452। तो उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 350 है और ऑप्शन के आधार पर हमारा उत्तर बी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई जहाँ से ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। तब इसके ऑप्शन देखेंगे, ए परगना, बी तहसील, सी ब्लॉक, डी जिला। तो ब्लॉक स्तर से ग्रामीण विकास की जितनी भी योजनाएं होती हैं उनका क्रियान्वयन किया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या है। फिर ऑप्शन पे जाएंगे, ए 50,000 से अधिक, बी 58,000 से अधिक, सी 50,000 से कम, डी 20,000 से अधिक। तो उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायतें हैं उनकी संख्या 58,000 से अधिक है, इसलिए हमारा उत्तर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेखपाल के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखेंगे, लेखपाल ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व के लिए सरकार का सबसे छोटा प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, यह कथन सही है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे, लेखपाल ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से अप्रत्यक्ष रूप से संवाद स्थापित करने वाला सरकारी अधिकारी होता है। यह कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से नहीं स्थापित करता है बल्कि प्रत्यक्ष रूप से स्थापित करता है। इसलिए हमारा उत्तर, क्योंकि हमने यहाँ पे सही कथन पूछा है, इसलिए हमारा उत्तर केवल 1 हो जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्व के संबंध में सबसे छोटा न्यायिक पद कौन सा है, ये हमें बताना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, राजस्व लेखपाल, बी कानूनगो, सी नायब तहसीलदार, डी तहसीलदार। तो जो राजस्व के संबंध में सबसे छोटा न्यायिक पद होता है वह नायब तहसीलदार होता है, और इसलिए हमारा उत्तर सी हो जाता है। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 के तहत 1954 में उत्तर प्रदेश की किन तहसीलों में चकबंदी का प्रयोग किया गया। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, ए कैराना, बी मुसाफिर खाना, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम 1953 था, इसके तहत 1954 में पहला प्रयोग कैराना तहसील में किया गया था, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पर ए हो जाता है। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्व व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। तो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि राजस्व परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर इसका स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे, राजस्व संबंधी विवादों के निपटान के लिए यह शीर्ष न्यायालय है। ठीक है, यह कथन सही है। इसके बाद में सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे, राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ में तथा न्यायिक मुख्यालय प्रयागराज में है। ये भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाता है, क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राम सभा में शामिल किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, ए गांव की भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले सभी लोगों को, बी संबंधित गांव की मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को, सी किसी गांव में ग्राम सभा के लिए चुने गए लोगों को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ग्राम सभा है वह उन लोगों से बनती है जो लोग किसी गांव की मतदाता सूची में दर्ज हैं, इसलिए हमारा उत्तर भी हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग 18 वर्ष से ऊपर हैं, वयस्क हैं, वह ग्राम सभा के सदस्य ग्राम सभा में शामिल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो ग्राम पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसके ऑप्शन है, ए ग्राम पंचायत अधिकारी, बी ग्राम प्रधान, सी खंड विकास अधिकारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ये ग्राम प्रधान होता है यह ग्राम पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है, इसलिए हमारा उत्तर बी हो जाएगा।
ग्राम विकास अधिकारी किसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो इसके ऑप्शन है ए ग्राम प्रधान, बी खंड विकास अधिकारी, सी मुख्य विकास अधिकारी, डी जिलाधिकारी। तो जो खंड शिक्षा अधिकारी होता है, हमारा उत्तर बी है खंड शिक्षा अधिकारी। तो जो खंड शिक्षा अधिकारी होता है ये BDO होता है या ग्रामीण विकास की योजनाओं को लागू करने वाला निकाय है या सभी गाँव से जो ग्राम पंचायत होती हैं, ग्राम पंचायतें होती हैं, उनसे जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जो ग्राम पंचायतों के जो अधिकारी होते हैं BDO, या इन्हें पंचायत सेक्रेटरी भी कहता है, पंचायत सेक्रेटरी भी कहते हैं। तो ये अपनी रिपोर्ट BDO को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हम इस प्रकार हमने देखा कि ग्राम विकास अधिकारी अपनी रिपोर्ट खंड विकास अधिकारी को प्रस्तुत करता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज सुधार कब लागू किया गया? तो इसके ऑप्शन देखेंगे 22 अप्रैल 1992, बी 22 अप्रैल 1993, सी 22 अप्रैल 1994, डी 22 अप्रैल 1995। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज सुधार 22 अप्रैल 1995 लागू किया गया, इसलिए हमारा उत्तर डी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्याय पंचायत के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, न्याय पंचायत की स्थापना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत की गई। ठीक है, यह कथन सही है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है, 3 से 4 ग्राम पंचायतों के लिए एक न्याय पंचायत का प्रावधान किया गया है, ये भी कथन सही है। फिर इसके बाद में थर्ड है, न्याय पंचायत केवल दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकती है। यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यह केवल दीवानी मामलों की सुनवाई नहीं करती, बल्कि यह फौजदारी मामले होते हैं, इनकी भी सुनवाई करता है। ठीक है। इसके बाद में फोर्थ स्टेटमेंट देखेंगे, न्याय पंचायत को जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं होता है। यह भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जब न्याय पंचायत दीवानी और फौजदारी दोनों मामले देख सकता है तो इसको दंड देने का अधिकार होगा, और जब दंड देने का अधिकार होगा तो उसको जुर्माना लगाने का भी अधिकार होगा। इसलिए हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो हमने देखा कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सही था और सेकंड स्टेटमेंट सही था, जबकि 3 और 4 रॉन्ग है। अब हम इसके ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है जिसमें 1 और 2 सही है, तो हमारा उत्तर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, ए ग्राम पंचायत के सदस्य, बी ग्राम पंचायत के सरपंच, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो क्षेत्र पंचायत समिति होती है उसके सदस्य, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं वहाँ ग्राम पंचायत के सदस्य भी होते हैं और ग्राम पंचायत के सरपंच भी होते हैं, इसलिए हमारा उत्तर सी हो जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। तो क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित की जानी होती है। तो हमें बताना है कि कितने अंतराल पर ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित किए जाने का प्रावधान है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, ए 1 माह में 1 बार, बी 3 माह में 1 बार, सी 6 माह में 1 बार, डी 1 साल में 1 बार। तो ग्राम पंचायत की बैठकों को 1 माह में 1 बार आयोजित किया जाना होता है, इसलिए हमारा उत्तर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कलेक्टर पद का सृजन किया गया? तो इसके ऑप्शन देखेंगे, ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी वॉरेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। तो जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था इसने कलेक्टर पद का सृजन किया और हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसके ऑप्शन देखेंगे, ए 1951, बी 1953, सी 1958, डी 1960। तो उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी अधिनियम था उसे 1953 में पारित किया गया, इसलिए हमारा सही उत्तर बी हो जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसके ऑप्शन है, ए 1950, बी 1951, सी 1956, डी 1957। तो उत्तर प्रदेश में जो जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि अधिनियम कानून था वह 1950 में पारित किया गया था, इसलिए हमारा उत्तर ए सही हो जाता है।
फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जनपद के भीतर राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। हमें बताना है कि एक जनपद के भीतर राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो इसके ऑप्शन हैं ए कलेक्टर, बी तहसीलदार, सी पटवारी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कलेक्टर होता है एक जनपद के भीतर, एक जनपद है उसकी शीर्ष पर जो होता है वो कलेक्टर होता है। ठीक है, अब तो जिलाधिकारी इसको बोलते हैं और यह IAS रैंक का होता है। यही जो है एक राज्य के भीतर राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता है, इसलिए हमारा ए उत्तर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम विकास के दृष्टिकोण से सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है। ग्राम विकास के संदर्भ में हमें बताना है कि सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है। तो हमारा ऑप्शन है ए DM, बी SDM, सी CDO, डी BDO। तो जो ग्राम विकास के दृष्टिकोण से सबसे उच्च अधिकारी होता है वह DM होता है। ये जिलाधिकारी या IAS भी होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होता है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे ए राजस्व परिषद, बी कानून गो, सी तहसीलदार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो चकबंदी लेखपाल है या जो है चकबंदी आयुक्त होता है। चकबंदी का जो है ये चकबंदी आयुक्त होता है। चकबंदी आयुक्त, ठीक है। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन कार्य करता है। चकबंदी आयुक्त के अधीन कार्य करता है, इसलिए हमारे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जमाबंदी का नवीनीकरण किया जाता है। तो ऑप्शन है ए 1 वर्ष में, बी 3 वर्ष में, सी 4 वर्ष में, डी 10 वर्ष में। तो जो जमाबंदी है इसका नवीनीकरण 4 वर्ष में किया जाता है और हमारा सी उत्तर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। हमें गलत कथन बताना है। तो स्टेटमेंट है खुद कास्ट जमीन ब्राह्मणों को प्रदान की जाती थी। यह स्टेटमेंट रॉन्ग है कि खुद कास्ट जमीन ब्राह्मणों को नहीं प्रदान की जाती थी, बल्कि यह किसानों को प्रदान की जाती थी। हम यहाँ किसानों को प्रदान की जाती थी। और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि सरजमीन पर जमींदारों का हक होता था। यह स्टेटमेंट सही है। हमसे प्रश्न पूछा था कि गलत कथन का चुनाव कीजिए, तो गलत कथन केवल एक है, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पट्टा व कबूलियत प्रणाली का संबंध किससे है। तो हमें बताना है कि पट्टा और कबूलियत प्रणाली को किसने ईजाद किया या किसके शासनकाल में इसे लाया गया। तो हम ऑप्शन देखेंगे ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी शेरशाह सूरी, डी अकबर। तो जो शेरशाह सूरी था इसके शासनकाल में पट्टा एवं कबूलियत प्रणाली को स्थापित किया गया था। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में प्रयोग किए जाने वाला शब्द मौजा क्या है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे ए मुकद्दम, बी पटवारी, सी राजस्व लेखा दस्तावेज, डी गांव। तो जो मुगल काल में मौजा शब्द था यह गांव के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व लेखपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका स्टेटमेंट 1 हम पढ़ेंगे। राजस्व लेखपाल का पद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 16(2) के द्वारा सूचित किया गया है। ठीक है, यह स्टेटमेंट सही है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट है राजस्व लेखपाल जिलाधिकारी के अधीन कार्य करता है। यह भी स्टेटमेंट सही है और हमसे पूछा गया है कि सही कथन बताओ, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी गांव के ज़मीन के नक्शे को क्या कहा जाता है। किसी गांव की ज़मीन के नक्शे को क्या कहते हैं हमें बताना है। तो इसके ऑप्शन है ए सजरा, बी हौजा, सी खसरा, डी नक्श। तो जब किसी गांव की जो ज़मीन होती है उसको सजरा कहते हैं, इसलिए हमारा उत्तर ए सही हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजस्व लेखपाल नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए 1 वर्ष में कितनी बार प्रत्येक खेत का निरीक्षण एवं पड़ताल करता है। जो राजस्व निरीक्षक होता है अपने नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए कितनी बार जाता है हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन है एक बार। 1 वर्ष में बताना है हमको यहाँ पे, 1 वर्ष में। ठीक है,
एक वर्ष में एक बार, बी एक वर्ष में 2 बार, सी एक वर्ष में 3 बार, डी एक वर्ष में 4 बार। तो जो राजस्व लेखपाल होता है यह एक वर्ष में 3 बार प्रत्येक खेत में जाकर के वहाँ पर निरीक्षण करता है, वहाँ की पड़ताल करता है। वह 3 बार कब कब जाता है ये ज़्यादा देख लें। तो पहला रबी की फसल के समय जाता है, फिर दूसरा या खरीफ की फसल के समय जाएगा, और तीसरा या जायद की फसल के समय जाएगा, निरीक्षण करेगा। तो इसी के आधार पर यह 3 बार 3 फसलों के दौरान प्रत्येक खेत में जाकर के निरीक्षण करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित के संदर्भ में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो स्टेटमेंट देखेंगे, राजस्व लेखपाल के पास उसके अधिकार क्षेत्र के गांव की खेती के संबंध में सभी कागजात होते हैं, हाँ होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है, यदि कोई किसान इस संदर्भ में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह निःशुल्क लेखपाल से जानकारी प्राप्त करने का हकदार है। यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि निःशुल्क नहीं होता है। यहाँ पर एक सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क होता है और वह शुल्क देकर कोई किसान लेखपाल से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे सही कथन बताना है और सही कथन हमारा केवल एक है, इसलिए हमारा उत्तर ए सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी गांव के नक्शे में प्रत्येक खेत के लिए एक क्रम अंकित होता है। इस क्रम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ए खसरा, बी खतौनी, सी मौज सवार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो गांव होता है, गांव का ऐसे नक्शा है, ये यानी कोई गांव है, गांव ए है, ये नक्शा बना गया और यहाँ पे खेत हैं। तो हर खेत के लिए एक क्रम होता है, एक नंबर होता है, तो उस नंबर को खसरा कहते हैं। ठीक है, उस नंबर को खसरा कहते हैं और हमारा उत्तर ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खसरे में कितने खाने होते हैं, हमें बताने। खसरे में जो ये ब्लॉक बनाए थे हमने ये इस तरह के, तो वो कितने होते हैं? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ए 10, बी 14, सी 12, डी 18। तो जो खसरे होते हैं इसमें 12 खाने होते हैं, इसलिए हमारा उत्तर सी सही है। फिर यहाँ पे हमें बताना है कि खसरे में उल्लेख होता है, किसका उल्लेख होता है? जो 12 खाने होते हैं और प्रत्येक खाने में जो अंकित होता है, जैसे इसमें है ये खेत ए है, मतलब 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इसके बारे में यहाँ पे लिखा जाएगा ये बताना है। तो ज़मीन का मालिक, जी हाँ, फिर ज़मीन का क्षेत्रफल ये भी लिखा जाएगा और ज़मीन पर उगाई जा रही फसल ये भी लिखा जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पर डी सही हो जाता है। हमारा उत्तर यहाँ पर डी सही माना जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खसरा का नवीनीकरण किया जाता है। खसरा का नवीनीकरण किया जाता है तो हमें बताना है, ए 1 वर्ष में 1 बार, बी 1 वर्ष में 2 बार, सी 1 वर्ष में 3 बार, डी 5 वर्ष में 1 बार। तो खसरे का जो नवीनीकरण किया जाता है, इसका रिन्यूअल करते हैं, वो 1 वर्ष में 1 बार करते हैं, ठीक है। तो हमारा उत्तर ए सही हो जाता है। आज की श्रृंखला का यह आखिरी प्रश्न था। इस श्रृंखला में हमने राजस्व लेखपाल के संदर्भ में ग्रामीण परिवेश का जो टॉपिक है उसमें उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था को लेकर के प्रश्नों को डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं इसमें से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको निरंतर इससे लाभ मिल रहा होगा, आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी। इसके अलावा अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको प्रोग्राम के संदर्भ में आप कमेंट करिए। अगर आपको जिस तरह की नई चीज़ें चाहिए वीडियो में, आप चाहते हैं कुछ नयापन आए, कुछ नई चीज़ें हम इसके माध्यम से लेकर के आएँ ताकि आपको बेहतर लाभ मिल सके, आप बेहतर कर सकें, तो हमें कमेंट करिए। और हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के सेशन में इतना ही था। कल हम कुछ नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।